जय हिंद साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत आज उस जनजाति को पढ़ने वाले हैं, उस जनजाति के बारे में जानेंगे जो कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज गौड़ जनजाति की। तो चलिए देखते हैं इस जनजाति के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है। साथियों, यदि हम गौड़ जनजाति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। लेकिन यदि देखें तो मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में जो जनजाति मिलती है हमें, जिसका निवास है प्रत्येक जिले में लगभग अब ये रहती है, ये है हमारी गौड़ जनजाति साथियों, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो इस गौड़ जनजाति के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, वैसे तो ये मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में देखी जा सकती है, इसका निवास मिलेगा। लेकिन ये मुख्य रूप से साथियों, ये जो जनजाति है यह नर्मदा के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुख्य रूप से निवास करती है। और खासकर इसका जो निवास क्षेत्र है साथियों, जो मध्य प्रदेश को जब हम जनजातीय क्षेत्रों में बांटते हैं तो एक क्षेत्र होता है उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, फिर होता है दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, और एक होता है पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है भील, है ना। और हम जानते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, कोल। एंड फिर हम देखते हैं कि जो गौड़ जनजाति इसका प्रमुख जो क्षेत्र है वो है साथियों दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ नर्मदा के दोनों ओर विंध्य और जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो क्षेत्र गौड़ जनजाति का प्रमुख क्षेत्र होता है साथी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गौड़ जनजाति जो है नर्मदा के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से निवास करती है, और ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति और सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यदि हम देखें तो गौड़ जनजाति की जो उपजातियां हैं उनको यदि हम शामिल कर लें तो ये सबसे बड़ा जनजाति समूह हो जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें ये किस मूल के हैं, ठीक है, कि ये मंगोलाइड हैं या फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन हैं, किस मूल के हैं, तो इनके बारे में पता चलता है, इनके कद काठी को देख के पता चलता है कि ये द्रविड़ियन मूल के हैं। साथियों, ये जो जनजाति है ये द्रविड़ियन मूल की जनजाति है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि गौड़ जनजाति किस मूल से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन या फिर आपको पूछ सकते हैं कि मंगोलाइड हैं, तो ये द्रविड़ियन मूल के हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर ये गोंड शब्द कहां से आया। तो साथियों, गोंड शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है। कोंड जो किस भाषा का शब्द है, तेलुगु भाषा का शब्द है। इसका कोंड का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। इस कोंड शब्द का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। तो इस चूंकि ये जो गौड़ जनजाति है पर्वतीय क्षेत्रों पर ही प्रारंभ में निवास करती थी, अभी भी हम देखें जो गौड़ जनजाति वो अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों पर ही निवास करती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण तेलुगु भाषा में पर्वत या पहाड़ को कोंड कहा जाता है। और इसी वजह से चूंकि ये जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, ये जनजाति क्या कहलाई, कोंड कहलाई, और फिर इससे क्या है आप गौड़ शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड से हुई है। इस बात को आप ध्यान में लेके चलेंगे। यदि हम देखें तो गौड़ जो जनजाति के लोग हैं या गौड़ जनजाति जो है ये स्वयं को कोय तोर कहती है, कोय तोर कहती है, और कोय तोर का अर्थ होता है पर्वतवासी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तेलुगु भाषा का कोंड शब्द जिसका अर्थ होता है पर्वत, और ये पर्वतों पर ही, पर्वत श्रेणियों पर या पर्वतीय क्षेत्रों पर ही निवास करते हैं, इसलिए स्वयं को कोय तोर कहते हैं जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। तो बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति है जो स्वयं को पर्वतवासी या कोय तोर कहती है, तो ये है गौड़ जनजाति। फिर हम देखेंगे यह एक इनकी ये जो गौड़ जनजाति है हमने देखा सबसे बड़ा जनजाति समूह है, दूसरी बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति की काफी संख्या छत्तीसगढ़ में मिलती है, और एक ये ऐसी जनजाति है जो कि संपन्न, जिसकी अपनी संपन्न क्या है, संस्कृति है। इनका प्रभाव की दृष्टि से देखें तो काफी मजबूती से ये, इनका सामाजिक दृष्टि से भी ये काफी मजबूत जनजाति है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से काफी मजबूत जनजाति है साथियों, कौन सी, गौड़ जनजाति। अब इनका भौगोलिक वितरण के बारे में बात हो रही है तो यह जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में निवास करती है, लेकिन इसकी अधिकतर वसाहट, जो अधिकतर संख्या में, अधिक संख्या में जो गौड़ जनजाति पाई जाती है वो नर्मदा नदी के दोनों ओर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर
देखने को मिलती है अधिकतम संख्या में। इसमें यदि हम प्रमुख जिलों के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्रमुख जिले कौन से हो सकते हैं जहां गौड़ जनजाति निवास कर रही है, वो प्रमुख जिले होंगे बालाघाट, मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर। ये जो जिले हैं साथियों, इन जिलों में आपको गौड़ जनजाति की संख्या अधिक देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मैंने आपको बताया डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये प्रमुख जिले हैं। सागर भी इसमें शामिल रहेगा। तो ये जिले महत्वपूर्ण होते हैं। अब यदि हम बात करें तो गौड़ जनजाति की उपजातियों की बात करेंगे। गौड़ जनजाति की उपजातियों की बात करें और निवास के स्थान के आधार पर यदि हम बात करें कि निवास के स्थान पर गौड़ जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। निवास के स्थान के आधार पर एक होते हैं राजगौड़। राजगौड़ कौन थे साथियों? तो ये राजगौड़ वो कहलाते हैं जो पूर्व में क्या रहे हैं? शासक वर्ग रहे हैं। शासक वर्ग रहे हैं, हम सभी जानते हैं गौड़ शासक संग्राम शाह के बारे में, दलपत शाह के बारे में, गौड़ वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं। तो ये सभी गौड़ वंश से संबंधित थी साथियों, है ना। हम रानी कमलापति के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो शासक वर्ग के जो लोग थे, गौड़ जनजाति के लोग हैं, यह गौड़ जनजाति है, ये अपने आप को राजगौड़ कहती है। क्या कहती है? राजगौड़। तो यदि हम गौड़ जनजाति के दो वर्ग, इन्हें उपवर्ग भी कहते हैं। गौड़ जनजाति के दो प्रमुख उपवर्ग हैं। एक है राजगौड़, जो कि वर्तमान में देखा जाए तो ये शासक, पूर्व में शासक वर्ग थे, वर्तमान में ये भूमि स्वामी, इनकी खुद की क्या होती हैं? जमीनें होती हैं, ये भूमि के स्वामी होते हैं। दूसरे होते हैं धुरगौड़। धुरगौड़ वो जो पूर्व में सैनिक वर्ग रहे हैं, साधारण वर्ग रहे हैं या सैनिक रहे हैं, ऐसे गौड़ जो पूर्व में सैनिक रहे हैं, जो कि साधारण वर्ग के हैं। और ये क्या करते हैं? इन जिन जो भूमि के स्वामी हैं उनके यहाँ पे मजदूरी करते हैं, खेती का काम करते हैं। ये भूमि के स्वामी नहीं होते हैं और ये पूर्व में क्या रहे हैं? सैनिक रहे हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद माड़िया और मुड़िया। माड़िया और मुड़िया ये गौड़ों के अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं। और साथियों इसके बारे में आप ध्यान रखते हैं, मुख्य रूप से वर्तमान में देखा जाए तो ये जो माड़िया मुड़िया हैं, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जब 1 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ तो उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो गौड़ जनजाति की माड़िया और मुड़िया उपवर्ग हैं, ये कहाँ चली गई हैं? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो निवास स्थल के नाम पे निवास स्थल के आधार पर हम देख रहे हैं राजगौड़ होते हैं, धुरगौड़ होते हैं, माड़िया मुड़िया होते हैं। राजगौड़ जो भूमि के स्वामी होते हैं, पूर्व में क्या रहे हैं? शासक वर्ग। धुरगौड़ जो पूर्व में सैनिक रहे हैं और वर्तमान में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर होते हैं माड़िया मुड़िया जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, किसमें? तो गौड़ जनजाति में। अब देखें व्यवसाय के आधार पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के आधार पर यदि हम देख रहे हैं तो सबसे पहले होते हैं इनके उपजातियों में ओझा होते हैं। ओझा कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो कि गौड़ जनजाति में तांत्रिक क्रियाएं या पंडिताई करने वाले जो गौड़ होते हैं, वो उन्हें क्या कहा जाता है? ओझा कहा जाता है। लोहे के औजार बनाने वाले या लोहे से संबंधित कार्य करने वाले जो गौड़ होते हैं, उन्हें अगरिया कहा जाता है। और साथियों ये हमारे एमपीपीएससी में हो चाहे एमपीएसआई में हो, अगरिया के बारे में पूछा गया है कि लोहासुर की पूजा कौन करते हैं। ठीक है, लोहासुर की पूजा, तो भाई लोहे के औजार बनाने का काम अगरिया करते हैं, इसलिए वो लोहासुर की पूजा करते हैं। इनके देवता जो होते हैं लोहासुर होते हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्टी होती है साथियों, है ना। और काली मुर्गी की उन्हें बलि भी दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगरिया लोहे के औजार बनाने वाले। फिर देखें मुकद्दम कौन होता है? गोटिया ये गांव का मुखिया होता है, मुकद्दम के अलावा प्रधान कौन होते हैं? पुजारी, जो पूजा पाठ करेंगे, पुजारी वो पंडिताई करने वाले, तांत्रिक क्रिया करने वाले, ओझा गुनिया बोलते हैं ना, ओझा गुनिया। ठीक है, तो वो ओझा होते हैं। और जो क्या करेंगे? साधारण रूप से पूजा पाठ करेंगे, वो प्रधान कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रधान क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। सोलाहस कौन होते हैं? तो गौड़ जनजाति की उपजातियों में सोलाहस बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले सोलाहस कहलाते हैं। जबकि कोयला भूतिस की यदि बात करें तो ये गौड़ जनजाति में जो उपजाति होती है, ये वर्ग होता है, ये नाचने गाने वाला उपवर्ग होता है साथियों। उपजाति होती है गौड़ की कोयला भूतिस। तो कोयला भूतिस नाचने गाने वाले, सोलाहस बढ़ई प्रधान पुजारी, मुकद्दम गोटिया जो कि गांव का मुखिया, अगरिया लोहे के औजार बनाने वाले, ओझा तांत्रिक क्रिया करने वाले, तंत्र विद्या करने वाले। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्रुवा और भारिया भी क्या हैं? गौड़ जनजाति के उपवर्ग हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा।
भारिया, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, भारिया जनजाति कहाँ पर रहती है, तो छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। इन्हें पिछड़ों से पिछड़ी जनजाति माना जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजाति भी इसे घोषित किया गया है। अब देखें, अब यदि हम बात करें साथियों, तो हम गौड़ जनजाति के जो मतलब उन लोग होते हैं, ठीक है, जो गौड़ जनजाति होती है उनकी शारीरिक विशेषताएं, उनमें उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो गौड़ जनजाति की शारीरिक विशेषताओं में देखते हैं कि इनके शरीर क्या होते हैं, काफी गठीला होता है, ठीक है, इनका शरीर क्या होता है, काफी गठीला होता है, ठीक है, मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए गठीला शरीर होता है। त्वचा एवं बालों का रंग कैसा होता है, काला होता है। दाढ़ी एवं मूछों के बालों की संख्या कम होती है, बहुत अधिक दाढ़ी एवं मूछों के बाल इनके नहीं आते हैं। इनका जो चेहरा होता है साथियों, यदि हम इनके चेहरे की बात करें, चेहरा कैसा होता है, तो चेहरा आप ध्यान रखिएगा, चेहरा इनका जो होता है, चेहरा इनका चौड़ा होता है, ठीक है, चेहरा इनका चौड़ा होता है। नाक चपटी, होंठ मोटे और कद छोटा होता है साथियों। तो आप देख पा रहे हैं, इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, गौड़ जनजाति के यदि हम देखें व्यक्तियों या महिला, पुरुष एवं महिलाओं की शारीरिक विशेषताएं देखें तो शरीर गठीला, त्वचा एवं बालों का रंग काला, दाढ़ी मूछ में बालों की संख्या कम, चेहरा चौड़ा, नाक चपटी और होंठ मोटे, कद छोटा होता है। तो आप यहां पर इस इमेज में देख भी पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और गौड़ जनजाति के बारे में जानते हैं, इनकी सामाजिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यदि हम देखें तो इनके जो परिवार होते हैं, परिवार साथियों ये पितृसत्तात्मक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक मतलब जहां पर पिता की सत्ता चलती हो, ठीक है, घर में मेन मुख्य जो डिसीजन है वो किसका होगा, पिता का होगा। तो पितृसत्तात्मक होते हैं परिवार, वंश पिता के वंश के आधार पर चलता है, इसका मतलब पितृसत्तात्मक है, घर में डिसीजन किसका है, पिता का है। फिर ये लोग वस्त्रों का प्रयोग कम करते हैं, ठीक है, वस्त्रों का प्रयोग कम करते हैं, अभी आगे पता चलेगा। यदि हम बात करें तो जो वृद्ध होते हैं, जो वृद्ध होते हैं साथियों, यदि हम बात करें जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध गौड़ बंडी पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जो वृद्ध मिलेंगे गौड़ जनजाति में वो क्या देखते हुए मिलेंगे, वृद्ध लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बात को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में लेके चलेंगे कि जो वृद्ध हैं वो क्या करते हैं साथी, तो वो करते हैं, वो बंडी पहनते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में लेके चलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि वृद्ध जो है वो क्या पहन लेते हैं, बंडी पहन लेते हैं, है ना। आगे देखेंगे साथियों, आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है साथी, उत्कर्ष परिवार लेकर आया है आपको अपने हर कोर्स पर 90% का डिस्काउंट। तो देरी मत करिए, अभी जाइए कोर्स परचेस करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए उत्कर्ष के साथ। एमपीपीएससी, कांस्टेबल, पटवारी, एमपीटीईटी, डिफेंस, बैंक पीओ, एसएससी, इन सभी के कोर्स हमारे उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हो। साथियों, जैसे कि निरंतर कमेंट आते थे कि सर कोर्सेज का कुछ मूल्य कम होना चाहिए, कुछ कम कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 90% डिस्काउंट। आप सोचिए थोड़ा, तो जल्दी से जाइए, ऐप पर जाइए और ऐप पर इन कोर्सेज को, जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं उस कोर्स को परचेस करिए। बहुत शानदार कोर्सेज है, कोर्स के साथ कोई समझौता नहीं है, 100% इसमें एफर्ट के साथ, 100% गुणवत्ता के साथ हमने ये कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किए हैं साथियों, लेकिन 90% डिस्काउंट के साथ, जो कि सबसे बड़ा डिस्काउंट है। अब ऐसा डिस्काउंट अगली बार नेक्स्ट टाइम आपको होली पर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यदि हम बात करें, यदि पुरुषों की बात करें तो देखा हमने वृद्ध जो होते हैं वो बंडी पहनते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो घुटनों तक धोती पहनते हैं। कंधों पर आप ध्यान रखिएगा, यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये जो होते हैं
पुरुष जो होते हैं कंधों पर एक गमछा रखते हैं जिसे बिछोना कहते हैं, और सर पर एक क्या बांध लेते हैं साथियों, गमछा बांधते हैं जिसे मुरैठा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ये मुरैठा कहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए, ये धोती जो है वो घुटनों के ऊपर तक है। ठीक है, इनकी जो धोती है, धोती जो है ये घुटनों के ऊपर तक है। ठीक है, धोती, यदि धोती की बात की जा रही है तो धोती जो है वो घुटनों के ऊपर है। ठीक है, घुटनों के ऊपर है। और ये सर पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, मुरैठा। इसे क्या कहा जाता है, मुरैठा कहा जाता है। और महिलाएं भी जो धोती पहनती हैं साथियों, वो भी घुटनों तक क्या पहनती हैं, धोती पहनती हैं महिलाएं भी। ठीक है, तो एक गमछा रखते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बिछोना, और सर पर जो गमछा बांधते हैं उसे कहा जाता है मुरैठा। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आभूषण एवं गुदना प्रिय होती हैं। ध्यान दीजिएगा, महिलाएं जो होती हैं वो आभूषण और गुदना प्रिय होती हैं। सर पर कभी कभी मोर पंख और जानवरों के सींग भी लगाती हैं। बहुत ही ये क्या है सती महत्वपूर्ण जानकारी है। कभी कभी ये क्या करती हैं, जनरली इस अपनी गुदना प्रिय होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या करती हैं, मोर के पंख और सींग भी अपने सर पर लगाती हैं। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आभूषण और गुदना प्रिय होती हैं। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखेंगे तो अंतिम संस्कार, अब सामाजिक प्रथा देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और फिर साथ ही साथ संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, पिता के वंश पर ही वंश आगे बढ़ता है। इसमें यदि सामाजिक प्रथा के अंतर्गत इनके अंतिम संस्कार की प्रथा को देखें तो इसका विशेष महत्व होता है इनमें अंतिम संस्कार का। मृतक का अग्निदाह संस्कार एवं उसके दफनाने का संस्कार भी प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, मृतक का अग्नि संस्कार भी करते हैं और मृतक को किसी विशेष अवसर पर दफनाया भी जाता है। ठीक है, तो दफनाते भी हैं और साथ ही साथ इसके अलावा अग्निदाह संस्कार भी प्रचलित है। किसमें, तो गौड़ जनजाति में। यदि हम बात करें तो अंतिम संस्कार के समय एक गीत गाया जाता है साथी, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है खाहुल पाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। खाहुल पाटा, ये जो खाहुल पाटा है साथी, गौड़ जनजाति में अंतिम संस्कार के समय गाया जाने वाला क्या है साथियों, लोक गीत है, एक प्रकार का गीत है। तो खाहुल पाटा किस जनजाति में अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है, तो गौड़ जनजाति में। या खाहुल पाटा का संबंध किस जनजाति से है, तो गौड़ जनजाति से है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कोरकू जनजाति में एक सिडोली प्रथा है। ठीक है, लेकिन उसी तरह से ये अंतिम संस्कार के समय खाहुल पाटा किसमें, गौड़ जनजाति में गाया जाता है। ठीक है, अब बंगला देखिएगा, बंगला क्या होता है साथियों इनमें, तो ये अपने अतिथियों का जो भी, आप इनके जब घर जाएंगे गौड़ जनजाति में, तो आप घर जाएंगे तो ये अपने अतिथियों का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर स्वागत सत्कार करते हैं। साथ ही साथ अतिथियों के रुकने के लिए, मेहमानों के रुकने के लिए एक अलग से घर होता है जो काफी साफ सुथरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बंगला कहा जाता है। तो एक बंगला क्या है, ध्यान रखिएगा, बंगला किस जनजाति से संबंधित निवास स्थल है, तो गौड़ जनजाति से संबंधित निवास स्थल है। और इसके बारे में ध्यान रखना, अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए, ठीक है, करना ये काफी अपने करते हैं, जिसके लिए जिसके अतिथि के रुकने के लिए अलग क्या करते हैं, साफ सुथरा घर का निर्माण करते हैं, जिसे बंगला कहा जाता है। फिर देखें खान पान में देखेंगे तो गौड़ जनजाति शाकाहारी मांसाहारी दोनों होती है। सामान्य भोजन में देखेंगे तो मोटे अनाज का सेवन ज्यादा होता है, जिसमें कोदो कुटकी कंदमूल फल प्रमुख होते हैं। कोदो कुटकी बहुत महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है, कोदो कुटकी त्योहार, इसका आयोजन हाल ही में मंडला जिले में भी किया गया। तो मोटे अनाज में आते हैं कोदो कुटकी, कंदमूल फल, ये सब खाते हैं। साथ ही साथ इनका महत्वपूर्ण पेय क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इनका महत्वपूर्ण पेय है पेज या पेज कहा जाता है, जो कि चावल, मक्का या कुटकी का माड़ होता है। ध्यान रखिएगा, चावल, मक्का या कुटकी जो होती है, कोदो कुटकी, तो कुटकी का क्या होता है, माड़ होता है। तो ये महत्वपूर्ण इनका पेय पदार्थ होता है। अब गौड़ जनजाति की विवाह प्रथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह प्रथाओं में यदि हम देखें तो इनमें दूध लौटावा की प्रथा प्रचलित है। दूध लौटावा की प्रथा क्या है कि भाई और बहन, भाई का बेटा है और बहन की बेटी है, तो भाई और बहन के बच्चों में क्या हो जाते हैं, मामा बुआ के बच्चों में विवाह हो जाता है। भाई का बेटा है और बहन की बेटी है तो विवाह हो जाएगा, तो इसे कहते हैं दूध लौटावा की प्रथा। मतलब मामा और बुआ के बच्चों में क्या हो जाए, विवाह हो जाए, इस प्रथा को कहा जाता है दूध लौटावा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विवाह की प्रथा है लमसेना। लमसेना विवाह क्या होता है साथियों,
इसमें यदि हम देखें गौड़ जनजाति में बधु मूल्य का प्रचलन है। बधु मूल्य का मतलब यह होता है, बधु मूल्य का मतलब यह होता है कि जो वर पक्ष होगा, वर पक्ष, विवाह में दो पक्ष होते हैं ना, वर पक्ष और वधु पक्ष, वधु पक्ष। तो जो वधु मूल्य का प्रचलन इसमें है, तो इसमें जो वर पक्ष होता है वधु के एवज में क्या करता है, वर पक्ष वधु पक्ष को क्या देता है, कोई मूल्य देता है या कोई उपहार देता है। मूल्य होगा, उपहार होगा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वधु मूल्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वधु मूल्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य का प्रचलन है, कौन देता है, वर पक्ष। किसे देता है, वधु पक्ष को देता है। लेकिन अब वर पक्ष सक्षम नहीं है ये मूल्य या उपहार देने के लिए। उपहार में बैल वगैरह के जोड़े भी दिए जाते हैं, नहीं है सक्षम, नहीं है उसके पास वधु मूल्य देने की क्षमता। तो वर जो होगा साथियों, वो वधु पक्ष में, वर जो होगा वो वधु पक्ष में अपने ससुराल में रहकर क्या करेगा, सेवा करेगा। ठीक है, ससुराल में, अपने ससुराल में सेवा करके वधु मूल्य चुकाता है, वधु मूल्य चुकाता है। और जब वह यह वधु मूल्य चुकाता है साथियों, ससुराल में रहकर जब वह यह वधु मूल्य चुकाता है, तो इस प्रकार वह क्या कहलाता है, सेवा कर रहा है। तो सेवा विवाह भी कह देते हैं, इसीलिए से क्या कह देते हैं, सेवा विवाह भी कह देते हैं। और ऐसा जो दामाद होता है, हम लोग क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। इस समय इसे घर जमाई ना कहकर, ऐसे दामाद को घर जमाई ना कहकर लमाइन कहा जाता है, लमाइन। तो ध्यान रखना, लमाइन कौन होता है भाई, जो कि अपने ससुराल में जाकर रहे, उनकी सेवा करे और वधु मूल्य चुकाए, तो वो लमाइन कहलाता है। और लमाइन जब वो कहला रहा है तो इस प्रकार के विवाह को लमझेना विवाह कहा जाता है। तो देखें यहां पर लमसेना विवाह या लमझेना विवाह, इससे सेवा विवाह भी कहते हैं। लड़का लड़की के घर ससुराल जाकर वधु मूल्य चुकाता है तो वह लमाइन कहलाता है, और यह विवाह लमसेना विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लमसेना विवाह, दूध लौटावा, ये महत्वपूर्ण प्रथा है किसकी, तो गौड़ जनजाति की। चढ़ विवाह, दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, चढ़ विवाह कहा जाता है। पिठौनी विवाह क्या है, तो दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है, तो ये पिठौनी विवाह कहलाता है। तो एक है चढ़ विवाह, दूसरा है पिठौनी विवाह। चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेकर जा रहा है, जो कि सामान्यता होता है, ठीक है। और पिठौनी विवाह में दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर आती है। वधु मूल्य क्या होता है, तो वधु के परिवार को वर पक्ष से नगद या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसे वधु मूल्य कहा जाता है। यही वधु मूल्य जब वर नहीं चुका पाता है तो वह अपने ससुराल में जाकर सेवा करता है, तो सेवा विवाह, या फिर क्या कहलाता है साथियों, वही आपका लमसेना विवाह कहलाता है। अब देखें, आगे देखते हैं। यदि इनकी आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो जीविका उपार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए ये कृषि करते हैं, कृषि मजदूरी करते हैं, शिकार करते हैं, वनोपज का संग्रह भी करते हैं, और इसी पर इनका जीवन क्या होता है, निर्भर होता है। कृषि की बात करें तो ये जो अस्थायी कृषि करते हैं, अस्थायी कृषि मतलब झूम कृषि, ये क्या होती है साथियों, तो आपने देखा है कि आप पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा नहीं मिलेगी, तो ये क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जब मृदा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो मतलब मृदा नहीं है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं उनको काट देंगे। जब इन पेड़ों को काट देंगे तो यहाँ पर धरातल पे क्या होगी, इन पेड़ों की राख जमा हो जाएगी। वो क्या करेंगे, इस राख में आके बीज बो देंगे, कृषि मतलब बीज बो देंगे। तो बीज बोएंगे, इसके बाद क्या होगी, फसल तैयार हो जाएगी, उस फसल को काटेंगे और फिर एक दो बार इसका यूज करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अस्थाई मतलब स्थायी रूप से यहाँ पर कृषि नहीं कर रहे हैं, वो अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से कृषि कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, फिर पेड़ों को काटेंगे, फिर इसी तरीके से खेती करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अस्थायी कृषि, तो जो गौड़ जनजाति के लोग क्या करते हैं, अस्थायी कृषि, झूम कृषि करते हैं, वो क्या कहलाती है, बेवर। तो गौड़ जनजाति में अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है, बेवर कहा जाता है। सामान्य कृषि को बारी कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को पेंडा और मैदानी क्षेत्रों में कृषि को दिप्पा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, देखिएगा, है ना। सामान्य कृषि क्या कहलाती है, बारी। जो अस्थायी कृषि करते हैं गौड़ जनजाति तो क्या कहलाती है, बेवर। झूम कृषि को गौड़ जनजाति में बेवर, सामान्य कृषि को बारी, और पहाड़ी क्षेत्रों में पेंडा और मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, दिप्पा।
प्रतीक क्या होता है? तो हल होता है। खेती का प्रतीक क्या माना जाता है? हल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर धार्मिक विशेषताएं। तो ये इनके जो देवी देवता होते हैं काफी प्राचीन देवी देवताएं होते हैं, देवता होते हैं, आत्माओं और प्रकृति की पूजा करते हैं। जादू टोना, टोटम, अंधविश्वास का काफी इनमें प्रचलन देखने को मिलता है साथियों। प्रमुख देवी देवता कौन होते हैं? तो सबसे प्रमुख देवता होते हैं इनके दूल्हा देव, फिर होते हैं ठाकुर देव, नारायण देव और बड़ा देव। बड़ा देव को ये सृजन का देवता मानते हैं। ग्राम्य देवी कौन होती हैं? खैर माता, इनकी ग्राम्य देवी होती है। नागसेन, जो कि ग्रामीण जो ग्राम होता है उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले नागसेन होते हैं। माता बाई, शारदा माई और सूरज देव। तो सबसे प्रमुख देवता दूल्हा देव, लेकिन महत्व नागसेन का भी है क्योंकि वो ग्राम की सीमा की सुरक्षा करते हैं, और ग्राम्य देवी की भी है जो कि खैर माता है। बड़ा देव की भी है क्योंकि वो सृजन के देवता हैं। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी क्या थी? गौड़ जनजाति की धार्मिक विशेषताएं। लेकिन इसी धार्मिक विशेषताओं में हम देखेंगे पूजनीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। पूजनीय जानवर कौन सा है? नाग। और महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? महुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। पूजनीय वृक्ष पीपल, जानवर नाग, महत्वपूर्ण वृक्ष महुआ। सांस्कृतिक विशेषताओं में यदि हम देखें तो इनकी प्रमुख पर्व जो है, बिंद्री पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, मेघनाथ पूजा भी होती है, मड़ई। मड़ई बहुत फेमस है। और मड़ई कहाँ की प्रचलित है? तो मंडला जिले की मड़ई मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा प्रचलित है। नवाखानी, बकपंथी, जवारा और छेरता और हर डिली ये भी क्या है? इनके प्रमुख पर्व हैं। मंडला जिले की मड़ई मध्य प्रदेश की सबसे अधिक प्रचलित मड़ई है, जबकि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की मड़ई बहुत प्रसिद्ध है गौड़ जनजाति में। अब देखें, यदि हम देखें इसमें घोटुल क्या होता है? तो घोटुल यदि हम एक प्रकार से कहें तो अविवाहित युवक युवतियों का युवा ग्रह। गौड़ जनजाति में अविवाहित युवक युवतियों का युवा ग्रह क्या कहलाता है? घोटुल। और घोटुल प्रथा का प्रचलन गौड़ जनजाति में देखने मिलता है। ये माड़िया मुड़िया में भी होता है घोटुल। तो घोटुल प्रथा ये गौड़ जनजाति का क्या है? युवा ग्रह है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा, सैला, सुआ, भड़ोनी आदि, ये इनके क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। फिर यदि हम देखें भाषा कौन सी है भाई? तो भाषा है इनकी गोंडी। ठीक है, इस भाषा के बारे में ध्यान रखना। भाषा कौन सी? गोंडी। नोह डोर क्या है? नोह डोर तो ये विशेष चित्र हैं जो दीवारों पर उकेरे जाते हैं साथियों। विशेष चित्र हैं नोह डोर जो कि दीवारों पर उकेरे जाते हैं। विधवा विवाह और बहु विवाह का भी प्रचलन है। किसमें? गौड़ जनजाति में। ठीक है, तो नोह डोर इनकी चित्रकला है, घोटुल इनका युवा ग्रह है, खाहुल पाटा इनके गौड़ जनजाति में अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है। तो साथियों ये थी गौड़ जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन हम देखें दूसरी बड़ी जनजाति गौड़, लेकिन सबसे बड़ा जनजाति समूह गौड़ का ही है। और यदि देखें तो सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे मजबूत जनजाति मानी जाती है गौड़ जनजाति, जो कि लगभग मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मिलती है। तो साथियों यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।